सो हे एवरीवन, और क्या हाल है यार। हम लोग मूवमेंट शो करते हैं, हम लोग ग्रोथ भी शो करते हैं, मगर प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है? तो यही बात हम जानने वाले हैं हमारे आज के इस लेक्चर में कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड आई वेलकम यू टू दिस ब्यूटीफुल चैनल दैट इज नीट निकेतन, राइट। तो इसमें हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं और नीट लेवल की क्वेश्चंस भी आपको करा रहे हैं साथ साथ में। तो सेम चीज हम आज भी फॉलो करने वाले हैं कि आज हम पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हर एक छोटे छोटे टॉपिक के बाद हम उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, वो है अगेन स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे आपके डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में। वी विल सी सम एस्पेक्ट की टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या होती है। फिर आगे हम मूव कर जाएंगे आपके मेन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो डियर, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चंस बनने होंगे तो उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहां पे है, वो है आपके लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। लेकिन सर ये पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार फटाफट से हम इसे आने वाले 10-20 मिनट में गो थ्रू कर लेंगे कि यार बेसिक वाला पार्ट क्या है इस चैप्टर का, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाए हमारी और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हमारी नजरों के सामने से भी गुजर जाए, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये कुछ ब्यूटीफुल सी इमेज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे आप देख पा रहे हैं एक प्लांट किस तरीके से अपनी ग्रोथ शो कर रहा है या डेवलपमेंट शो कर रहा है। नाउ अगेन दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो एनसीईआरटी वापस से दो वर्ड बोलती है, एक है आपके पास ग्रोथ और एक है आपका डेवलपमेंट। क्या इन दोनों का ही मतलब सेम होता है? और अगर दोनों का मतलब सेम होता है तो ये वर्ड्स दो अलग अलग वर्ड्स क्यों दिए गए हैं, है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आना चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या है इसको जान लेते हैं एक बार, है ना। तो मैं ग्रोथ को आपके डेवलपमेंट वर्ड के साथ रिलेट करके दोनों को समझाता हूं क्या मतलब है इनका। तो ध्यान रखना, डेवलपमेंट जो होता है ना, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है इसका? कोई भी प्लांट अगर को ग्रो डेवलपमेंट शो, अगर उसका डेवलपमेंट हो रही है, मतलब उसके लाइफ के अलग अलग फेजेस आ रहे हैं, तो उसमें किस किस चीज का कंट्रीब्यूशन रहा होगा? पहली चीज उसकी ग्रोथ का, दूसरा उसमें डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये वो मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है ना, क्रीपी वन, ठीक है, इजी है। तो ग्रोथ तो होना ही है, मतलब सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे करेंगे करेंगे, और सेल के डिवाइड होने के साथ साथ उस प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन होना भी जरूरी है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अपने एग्जिस्टिंग वाले फेज को छोड़ के अपने नए वाले फेज में ट्रैवल करना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी वैलिड है कि अपने एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन को छोड़ के हमें हमारे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एक नए फेज में ट्रैवल करना पड़ता है, तभी हम अपनी सक्सेस की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। पता ना, जैसे बचपन में हमारे साथ क्या था कि लाइक हमें बचपन में कार्टून नेटवर्क देखना बहुत पसंद था, मम्मा के हाथ के पराठे खा रहे हैं बहुत मजे से, है ना। तो वो एक फेज था जो हमें बहुत पसंद था। लेकिन अब शायद अभी भी तुम्हें वो कार्टून नेटवर्क पसंद है, अभी भी तुम्हें मम्मा के हाथ के पराठे भी पसंद है, लेकिन अब एनवायरमेंट चेंज हो चुका है, तुम अपनी स्टडीज के लिए डेडिकेट हो चुके हो, है ना। तो अगेन फेज चेंज हो चुका है यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो फेज का चेंज होना जरूरी है ताकि तुम्हें एक शेप मिल सके, है ना। तो हीरे को अगर हमें एक शेप देनी है तो उसे घिसना पड़ता है, वही वाली बात है। और तो यही चीज प्लांट्स के साथ भी है कि प्लांट्स अगर डेवलपमेंट शो कर रहे हैं तो पहले उनकी ग्रोथ और साथ में उनको एग्जिस्टिंग काम छोड़ के अब एक नया काम शुरू करना पड़ेगा। पहले वो डिवाइड कर रहे थे, अब उनको क्या करना है, अब उनको एक नए फेज में ट्रेवल करना है जहां पे वो कुछ काम करना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और कहा जाता है कि ज्ञान भी कुछ इस तरीके से होता है कि ज्ञान भी किताबों में पढ़े पढ़े एक दिन राख बन जाता है, जब तक कि वो एक किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर ना हो। तो ज्ञान का भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाना जरूरी है, अदरवाइज किताबों में पढ़े पढ़े इतिहास भी राख बन गए, है ना। तो आगे आते हैं और स्टार्ट करते हैं इस ग्रोथ के टॉपिक के साथ। तो ये बेसिक सा पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट वी कैन से डेवलपमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ जाइगोट। एक बड़ा सा प्लांट जो आप देख रहे हैं ना, वो सारा का सारे प्लांट में जितने भी सेल्स थी, वो सेल्स आई कहां से? तो उन सेल्स का ओरिजिन कहां से हुआ होगा? जाइगोट से हुआ होगा, है ना। और जाइगोट से कहानी स्टार्ट हुई है एंड फॉलोज अ हाई ऑर्डर सक्सेस इवेंट्स।
हर एक नए नए फेज आते गए, सक्सेस इवेंट्स, मतलब एक फेज आया चला गया, उसके बाद नेक्स्ट फेज आया, ऐसे हो के क्या हुआ, इस तरीके से एक प्लांट छोटे से एम्ब्रियो से बड़ा सा ट्री बन जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस ग्रोथ। तो ये बेसिक सी बात समझाने में मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट इट्स फाइन, है ना। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, उन एग्जांपल्स को मैं बड़े गौर से देखना है, मगर उन एग्जांपल्स पे आने से पहले मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, ग्रोथ की, क्योंकि पहले हम ग्रोथ ही पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ के बारे में पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लो कि जो ग्रोथ है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक या इट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग organism. It is a characteristic feature of living organisms. ठीक है, सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रोथ तो शो करते ही करते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी है जो ग्रोथ शो कर देते हैं, मगर जनरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज देयर ग्रोथ। ठीक है, एक सिंगल सेल, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, एनसीईआरटी बोलती है कि एक सिंगल सेल भी ग्रोथ शो करती है। कैसे करती है? प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करने की मदद से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो पहली चीज, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट वी कैन से कि जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से इट्स इररिवर्सिबल। ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ एक इररिवर्सिबल चेंज है। इट इज अ इररिवर्सिबल चेंज इन साइज ऑफ ऑर्गन, या फिर कोई एक सेल है ना, तो उसके ऑर्गन में इररिवर्सिबल चेंज जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। ये वाला सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो, ये जो ग्रोथ हो रही है ये हो कैसे रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से निकलने वाली एनर्जी को इस्तेमाल होके। तो वी कैन से इसमें मेटाबॉलिक, है ना, रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है बॉडी में, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, ये ग्रोथ शो हो पा रही है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, ये ग्रोथ एक लोकलाइज्ड ग्रोथ है। ये ग्रोथ कैसे है? एक लोकलाइज्ड ग्रोथ है। लोकलाइज का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक पार्ट है प्लांट का, वो ग्रो कर गया, अब वो ग्रो करने के बाद वापस से डिवाइडिंग फेज में आ सकता है, मगर उसके उस वाले पार्ट पे क्या रही होंगी, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल रही होंगी। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द पार्ट, इसमें क्या है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल है, लोकलाइज्ड मतलब एक पोजीशन है जहां आपको मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेंगी। ऐसे नहीं कि पूरे पूरे प्लांट में आपको हर जगह पे मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेंगी और हर जगह ग्रोथ शो कर रही होगी। नो, प्लांट का हर एक पार्ट ग्रोथ शो नहीं करता, लेकिन प्लांट ग्रोथ शो जरूर करता है। कैसे करता है? बिकॉज उस पूरे प्लांट में कुछ कुछ ऐसी लोकलाइज्ड जगहें हैं जहां पे क्या है, कुछ ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब क्या है कि उस पूरे प्लांट में कुछ कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे लोकलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल है जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे होती हैं? एपिकल में होती है, लेटरल, है ना, इंटरकैलरी, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उन जगहों पे पाई जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट यू कैन राइट हियर कि ये जो ग्रोथ है कैसी है, इनडेटरमिनेंट है इन द केस ऑफ प्लांट। इट इज इनडेटरमिनेंट एंड ओपन ग्रोथ इन द केस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है अबाउट द ग्रोथ, ये आपको पता होने चाहिए। और आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ कि क्या एग्जाम्पल दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में। तो ये एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं कि कैसे ग्रोथ शो होती है। तो एक सिंगल जो आपका मेज रूट है ना, मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये 17,500 नई सेल बना सकता है पर आवर, एक घंटे में। तो कैन यू सी व्हाट अ फास्ट, व्हाट अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इट इज शोइंग देयर। ठीक है, तो हर एक घंटे में 17,500 सेल्स जो है नई बनती है, किसमें? एक मेज के रूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल, वाटरमेलन जो है वो अपनी लाइफ साइकिल में अपने साइज से, मान लो इतना सा अगर वाटरमेलन है तो वो अपने साइज से कितना है, 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। तो अपने साइज को इतना इंक्रीज कर सकता है ना, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। तो इसलिए आप जानते हैं कि एक वाटरमेलन इतना बड़ा होता है, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, इतना सा रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रोथ व्हिच इज गिवन। तो ये दोनों ही डेटा याद होना चाहिए बिकॉज इनसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ होती कैसी है, हाउ विल यू मेजर द ग्रोथ, है ना। मतलब लाइक यू कैन से, क्या आप उस ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? हाउ विल यू मेजर द ग्रोथ? तो यू विल से, तरीका नंबर एक, आप उसके वेट को चेक कर सकते हो।
वो वेट कैसा है, क्या वो ड्राई वेट है या फिर वो वेट वेट है। ध्यान रखना, वेट वेट को हम प्रेफर नहीं करते हैं, ड्राई वेट को हम प्रेफर करते हैं कि एक पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक बायोमास है, उस बायोमास का ड्राई वेट कितना है ना। बिकॉज वेट वेट क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज वेट वेट क्या होता है, उसमें पानी है, मॉइस्चर है। अब धूप हुई तो मॉइस्चर उड़ जाएगा, उसके वेट में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो पानी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज पानी उड़ भी सकता है, पानी रह भी सकता है, तो इसलिए हम ड्राई वेट कंसिडर करते हैं। तो ड्राई वेट से आप मेजर कर सकते हो किसी भी एक प्लांट की ग्रोथ को। इसके अलावा आप उसमें सेल साइज कितना है उसका, सेल का साइज पहले कितना था अब कितना हो गया है, तो उस तरीके से आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन से सरफेस एरिया, कि पहले एक लीफ का सरफेस एरिया इतना था, कुछ टाइम बाद वो सरफेस एरिया इतना हो गया, है ना, एक वीक बाद या फिर एक महीने बाद। तो दैट मीन्स आप उसके सरफेस एरिया को भी आप मेजर करके ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा आप ग्रोथ इन लेंथ में भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स, जहां पे पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करती है नीचे, है ना, तो क्या हो रहा है, लेंथ की ग्रोथ हो रही है उसमें ना, सेल जो है वो इलोंगेट हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ से भी आप मेजर अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो वेट हो गया, सेल साइज, सेल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आ रहा है ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, और सेल साइज, हाँ एक और, दैट इज कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी है ना, एक घंटे में कितनी सेल्स डिवाइड हुई है, तो ये रहा एग्जांपल, है ना, ये रहा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ सेल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइज ऑफ सेल, कितना साइज इंक्रीज हो गया है। तो ये सारे क्या है, पैरामीटर्स हैं, हाउ यू कैन मेजर द ग्रोथ, कैसे आप ग्रोथ चेक करोगे एक प्लांट के अंदर। ये सारे आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, किस किस तरीके से एक प्लांट ग्रो शो कर सकता है या कैसे हम उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द ग्रोथ। यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को कंप्लीट किया है। आते हैं सेकंड पार्ट पर, जो कि है फेजेस ऑफ ग्रोथ, के एक प्लांट जो ग्रोथ शो कर रहा है उसके कौन कौन से फेजेस आते हैं। ठीक है, तो 3 फेज होते हैं मेजॉरिटी में, जैसे आपके हो गए मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर दूसरा आएगा एलोंगेशन, तीसरा आएगा मैचुरेशन। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है रूट का, द सेम एग्जांपल इज इन द मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो। या डिस्कस करते हुए चलते हैं उसको। तो हम कहेंगे देखो इस तरीके से एक रूट है, रूट में नीचे की तरफ रूट कैप होगी। ठीक है, इसका पहला वाला जो ये वाला सीन, ये वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन व्हिच इज गोइंग टू हैव सम मेरिस्टेमेटिक रूट अपाइकल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, ये वाली जो सेल्स है ये डिवाइड करेंगे। ये पहला वाला फेज कौन सा आएगा, ये फेज होगा आपका कौन सा, मेरिस्टेमेटिक फेज। दिस इज द फर्स्ट फेज कॉल्ड एज अ मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकेंड फेज होता है ये वाला, जहां पे सेल्स जो है वो इलोंगेट हो जाती है, बिकॉज उनका वैक्यूल जो है वो लंबा हो जाता है। तो वैक्यूलेशन की वजह से क्या होगा, सेल्स इलोंगेट हो गया, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज अ जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके अलावा तीसरा फेज आएगा जब यही इलोंगेटेड सेल अब एक कुछ काम करना स्टार्ट कर देंगी। हो सकता है कि वो जाइलम की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दें या फिर वो रूट हेयर्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो दैट फेज इज कॉल्ड एज अ, जहां पे रूट हेयर्स ग्रोथ हो सकती है या फिर आप कह सकते हो कि जाइलम कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वाला जो जोन है, दिस पर्टिकुलर जोन इज अ जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पे सेल्स क्या हो चुके हैं, सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके, सेल्स डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि वही सेल जो पहले डिवाइड कर रही थी, अब उसी सेल ने अपना एक काम करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई अब मैं आगे क्या करूंगी, अब मैं आगे एक काम करूंगी, मतलब जाइलम कंडक्शन करूंगी, फ्लोएम कंडक्शन, कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है? चलिए, तो हम कह सकते हैं देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, इनकी कुछ फीचर्स यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए साथ साथ में। पहली बात, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना है इनको, और अगर कोई इनको डिवाइड करना है तो इनका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, दे आर ऑफ स्मॉल साइज। सेकंड, क्या इनके बीच में स्पेस होगा, नहीं, बिल्कुल चिंदू सा स्पेस होगा इनके बीच में, है ना, हल्का सा। तो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इन्हें फटाफट से डिवाइड करना है, और डिवाइड करना मतलब भीड़ आएगी एकदम से, और जब भीड़ आएगी तो क्या होगा, जगह बचती है, जगह ही नहीं बचेगी। तो वी कैन से वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में बहुत कम स्पेस होगा। तीसरा, इनकी जो वॉल होगी वो काफी थिन होगी, है ना, थिन सेलुलोज वॉल। ठीक है, थिन सेलुलोजिक वॉल, बहुत पतली सी वॉल होगी इनकी, है ना। इसके अलावा इस सेल को डिवाइड करना है तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसके पास पहली बात तो इसका हाई रेस्पिरेटरी रेट होगा,
तो हाई रेस्पिरेशन कर रहे होंगे ये वाली सेल्स। इसके अलावा इनका वैक्यूल छोटा होगा, वैक्यूल विल बी स्मॉल, मगर इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्यों सर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट क्यों है? बिकॉज भाई सेल को डिवाइड करना है, और डिवीजन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आपका न्यूक्लियस ना। न्यूक्लियस में ही तो है क्रोमोसोम्स हो गए, जेनेटिकल मटेरियल, तो उसे बड़ा होना पड़ेगा, प्रोमिनेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इसके अंदर वैक्यूल छोटा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? ये कुछ फीचर्स हैं किसके? आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। और ये सब क्या होंगे? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द सेल इज गोइंग टू डिवाइड रैपिडली। एक सेल फटाफट से रैपिडली डिवाइड करने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये 3 फेजेस हैं, याद रखना, क्वेश्चन बनता है इनसे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बट अभी को जस्ट छोटा सा एक हिंट मैं आपको दे दूं। वो हिंट क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बताओ जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन सा पार्ट है, डिस्टेंट कौन सा जोन आता है। तो देखो एक प्लांट को या किसी भी चीज में हम सेंटर किसको मान के चलते हैं? सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ये वाली एक्टिविटी है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेम हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा, बिकॉज दैट्स द सेंटर जहाँ से आप बैलेंस कर सकते हो बॉडी को। डोंट ट्राई दिस, है ना, ट्राई इट एट योर ऑन रिस्क। और तीसरी चीज क्या होगी? ऐसी देखो ये जो पूरा प्लांट होगा, इस प्लांट का जो सेंटर ऑफ एक्सिस होगा वो कहीं ऊपर यहाँ रहा होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं इसका प्रॉक्सिमल पार्ट तो ये होगा ना, और इससे दूर वाला पार्ट ये होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ जाना ही तो प्रॉक्सिमल होता है ना। तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो क्वेश्चन आएगा कि जोन ऑफ इलोंगेशन का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है? तो जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक से है ना, सिंधु बिंदु से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे तुम डील कर ही लोगे, है ना, तुमसे बड़े क्वेश्चंस नहीं है वो। चलिए, तो फेज ऑफ ग्रोथ हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स वी कैन डिस्कस हियर। देखिए, तो अब हम आते हैं ग्रोथ रेट की तरफ। हमने ग्रोथ का मतलब समझ लिया, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ के फेजेस पढ़ लिए। कुछ और तरह की ग्रोथ भी होती है, जैसे प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इलोंगेशन करवाएगी, सेल को लंबाई में बढ़ाएगी, वर्टिकल ग्रोथ करवाएगी, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जो उसको चौड़ाई में, है ना, जैसे इन द देसी भाषा मोटापा बढ़ाएगी, ठीक है। तो इट्स लाइक एक प्लांट की अगर विड्थ को इंक्रीज करवाना है आपको, तो उस विड्थ को इंक्रीज करवाने के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? हो सकता है कॉर्क कैम्बियम हो गया, फेसिकुलेट कैम्बियम हो गया, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, कॉर्क हो गया, दीज स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इन द सेकेंडरी ग्रोथ। तो और भी तरह की ग्रोथ्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी कौन करवाएगा? आपके रूट अपिकल मेरिस्टेम, शूट अपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, ये सब कुछ करवाएंगे, ओके। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में, किस स्पीड से ग्रोथ हो रही है। रेट आ गया मतलब हमें समय को भी कंसीडर करते हुए चलना है, टाइम को। वी कैन से इट इज द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ शो हो रही है उसे आप कहते हो क्या? ग्रोथ रेट। पहला अर्थमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक। हाय हाय मैथमेटिक्स, ठीक है। अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक बात करते हैं इसकी, क्या है ये अर्थमेटिक, क्या है जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है जहां पे हमारे पास एक सेल है, मान लो दिस इज अ सेल है। इस सेल ने क्या किया? डिवाइड किया, एक डॉटर सेल बनी, ठीक है, जो अगेन स्टेबल हो गई है कि बॉस अब मैं तो काम करूंगी, मेरे को डिवाइड नहीं करना, है ना। आई जस्ट वांट टू डू माय टास्क, मुझे एक काम करना है। तो ये सेल क्या होगी? डिफरेंशिएट हो चुकी है। और ये एक सेल थी तो ये 2 सेल बनाएगी माइटोसिस करके। तो एक और सेल बनी, वो कैसी है? वो कह रही है कि मैं रेडी हूं किसके लिए? डिवाइड करने के लिए। तो ये डिवाइड करेगी। तो ये सेल तो एज इट इज रह गई, इसने डिवाइड करना छोड़ दिया है, इसने कहा मैं तो काम करूंगी, देखो जो मटर गश्ती करने तो करती रहे। तो इस सेल ने क्या किया? डिवाइड किया। तो इसने एक सेल बनाई और एक और सेल बनाई। अब ये सेल इसकी तरह ही तो काम कर रही है। तो ये सेल ने एक ये बनाई, एक ये बनाई, इसमें से एक कैसी होगी? स्टेबल वाली, और एक कैसी होगी? ग्रोथ करने वाली। फिर ये एज इट इज रहेगी, ये एज इट इज रहेगी, ये अगेन एक ये वाली सेल बनाएगी और एक दूसरी वाली बनाएगी, है ना। तो इसमें से ये स्टेबल हो जाएगी इस टाइम पे, ये स्टेबल तो थी दोनों दोनों। तो इस तरीके से ग्रोथ जो शो हो रही है, दिस इज द ग्रोथ कॉल्ड एज अ अर्थमेटिक ग्रोथ। दिस इज द ग्रोथ कॉल्ड एज अ अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक डॉटर सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जा रही है और दूसरी वाली डॉटर सेल कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, या हमारे पास यहां लिखा हुआ है क्या? लेट अस सी। देखो ये रहा,
कह रहा है इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन इज हैपनिंग, मतलब एक सेल से दो सेल बनने वाली है, हैप्लॉइडी होने वाली है, और वन डॉटर सेल इज कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक डॉटर सेल तो डिवाइड करती रहेगी और दूसरी वाली डिफरेंशिएट हो जाएगी और मैच्योर हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना, अर्थमेटिक ग्रोथ जो है ये वाली ग्रोथ होती है हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फाइन, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जहां पे हमारे पास हमने रखा है, एक साइड में इसकी हाइट रखी है कि भाई कितनी ग्रोथ हो चुकी है पर यूनिट टाइम। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो हमने यहाँ पे देखा डायग्राम, तो इसमें आप देख पा रहे हो हर बार हर एक इंटरवल में एक नई सेल जुड़ती जा रही है। तो इट्स अ लीनियर ग्राफ, है ना। कुछ टाइम में देखा तो इतनी थी, कुछ टाइम बाद देखा तो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, और देखा तो और इंक्रीज हो गई, वैसे ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यू विल से लेंथ एट टाइम t विल बी इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ प्लस में rt, वेयर दिस r इज व्हाट, दिस इज द ग्रोथ रेट, दिस इज ग्रोथ रेट, ठीक है। दिस r इज द ग्रोथ रेट, l नॉट इज व्हाट, इनिशियल लेंथ, this is initial length, next this is L at time t, that means length at time t, ठीक है। और आप कह सकते हो t क्या है, t तो टाइम हो गया आपका, ठीक है। दिस इज व्हाट द इक्वेशन वी गेट फॉर दिस, और इसका ग्राफ कैसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। This is all about the arithmetic growth, और आप देख पा रहे हैं कि the rate of the growth is constant and the growth is arithmetic progression is the kind of a growth we are having here. इसके अलावा दूसरी ग्रोथ होती है जिसे आप कहते हो जियोमेट्रिक ग्रोथ। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ होने वाली है। क्यों होने वाली है, बिकॉज इसमें सेल डिफरेंशिएट नहीं होने वाली। मतलब मान लो हमारे पास एक सेल है, इस सेल ने तय किया कि मैं डिवाइड करूंगी, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई डिवाइड कर ले, तो इसने डिवाइड किया और दो सेल बना दी। अब वो दोनों के दोनों सेल कैसी है, मस्त है, दोनों को डिवाइड करना है, नखरे वाली नहीं है कि भाई मैं तो डिवाइड नहीं करूंगी, मैं तो बैठ के अपना बस बैठ जाऊंगी टिक के, है ना, पता ना हम तो बैठ ही गए टिक के, अब बस कर लो जो करना है तुम्हें। तो ये दोनों ही सेल डिवाइड करेंगे, मतलब ये भी आगे दो सेल बनाएगी, ये भी आगे दो सेल बनाएगी, बहुत बढ़िया, जीवन चल रहा है, क्या चल रहा है, बस रिप्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इसने और फिर सेल्स डिवाइड किए, ये और सेल्स बनाएंगे, ये और सेल बनाएंगे, ये और सेल बनाएंगे, बस बनते जा रहे हैं सेल। तो कैन आई से इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कितनी रैपिड ग्रोथ हो रही है ना। कुछ ही टाइम में बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, कुछ ही टाइम में बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनता है आपका सिग्मॉइड ग्राफ, ठीक है। दिस ग्राफ इज सिग्मॉइड ग्राफ बनेगा इसका, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या है, ये इसका है लॉग फेस, सॉरी पहले वाला इसका लैग फेस है, फिर आएगा इसका लॉग फेस, फिर आएगा इसका स्टेशनरी फेस, और फिर लास्ट में डिक्लाइन मार सकते हैं पॉपुलेशन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई न्यूट्रिशन कितने अवेलेबल हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं या नहीं है। तो पहले क्या है, लैग फेस है, क्यों है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है और खाने वाले कम है, ठीक है, या फिर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है कि भाई ठीक है न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। फिर क्या हुआ, एकदम से यू कैन से अच्छा इनिशियली ग्रोथ मतलब रिसोर्सेज जो है अवेल हो रहे हैं, रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो इसलिए ग्रोथ कैसी है, लिमिटेड है। फिर एकदम से बहुत सारे ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, तो ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, मतलब लॉग आएगा उसमें, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, रिसोर्सेज जो है वो खत्म होना स्टार्ट होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ वापस से स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर हैविंग हियर, और इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मॉइड ग्राफ, जहां पे आपको इस तरीके से ग्राफ शो हो रहा है। इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वी विल से कि जो वेट है, वेट ले लो या फिर साइज ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो वेट एट टाइम t विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेट प्लस में e की पावर rt। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे शो हो रही है, दिस इज द फॉर्मूला वेयर वी कैन से दिस इज द वेट या वेट एट टाइम t, ठीक है, और दिस इज इनिशियल वेट, और दिस इज व्हाट r इज यू नो ऑलरेडी द ग्रोथ रेट एंड t इज द टाइम एट विच इट इज हैपनिंग, बट दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो बहुत जल्दी ग्रोथ होने वाली है, आप यहाँ पे पूरा चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका, ठीक है। तो कैक्टस में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैक्टस में कैसी ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन वहीं बनाना में कैसी होती है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज, है ना, द टाइप ऑफ ग्रोथ विच विल बी फाउंड इन द केस ऑफ यू नो बनाना और अ कैक्टस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज, ठीक है, कि एक स्पीशीज में कैसी ग्रोथ पाई जा रही है, वो एक्सपोनेंशियल है या फिर जियोमेट्रिक है, वो डिपेंड करता है उस स्पीशीज के ऊपर, ओके।
तो यहाँ पे भी क्या है, माइटोटिक सेल्स जो है डिवाइड कर रही है। दिस इज अ जियोमेट्रिक ग्रोथ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और ध्यान रखना कि एक ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इसकी पूरा डायग्राम भी लेके आ गया आपके लिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि एक जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है और वो जब ग्रो कर जाएगा तो कौन कौन सी ग्रोथ उसमें शो होने वाली है। तो पहली बात, जब वो ग्रोथ शो कर रहा है ना, जब एक एम्ब्रियो जो है वो अपनी अपनी जर्मिनेशन कॉज कर रहा है तो उस टाइम पे कौन सी ग्रोथ होगी, जियोमेट्रिक ग्रोथ। उसे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी सेल्स चाहिए, तो डेट्स अ जियोमेट्रिक ग्रोथ। कुछ टाइम बाद जब वो ग्रो कर चुका होगा, है ना, थोड़ा मोटा प्लांट बन चुका है, वो हर्ब शर्ब में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। ठीक है, तो एम्ब्रियो की बात की स्टेज कैसी होगी आपके पास, ये वाली होगी अर्थमेटिक, और स्टार्टिंग फेज कैसा होगा, जियोमेट्रिक होगा। शेयर वी कंप्लीट दिस पार्ट ऑल्सो। तो हमने एक तरीके से ग्रोथ रेट को डिफाइन किया कि ग्रोथ रेट क्या होती है, ये पहला तरीका था। एक और तरीके से आप ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हो, वो है इसका सेकंड पार्ट, कि भाई ग्रोथ हुई कैसे। अब आपको पड़ोसी वाले से कंपेयर करना है कि अच्छा तूने इतनी ग्रोथ कर ली, मेरी कितनी सी ग्रोथ हुई है। होता है ना कि तुम एग्जाम दे रहे हो, है ना, और एग्जाम में आप टेस्ट क्यों देते हो, ताकि आप कंपेयर कर सको, है ना, कि आपने लास्ट टाइम से अब कितना इंप्रूव किया, या तुमने अभी वाले टाइम से अपने बगल वाले से कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे होता है ना। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द ग्रोथ रेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो चीजें आएंगी, पहली आएगी एब्सोल्यूट, दूसरी आएगी रिलेटिव ग्रोथ। क्या होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इसमें क्या होगा, तो शेयर यू विल सी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसको, है ना, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए। तो लेट अस टेक द एग्जांपल हियर, है ना। दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल टाइम। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल वाले चाचा हैं जो टोपी पहन के आते हैं। ठीक है, और ये है पहला वाला पार्ट जहां पे एक लीफ सिर्फ इतनी सी थी, हैविंग द सरफेस एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इतना सरफेस एरिया था इसका। एक हफ्ते बाद देखा तो क्या हुआ, आफ्टर 1 वीक इसका एरिया इतना हो चुका है जो कि 10 के बराबर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने के बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी वाले पार्ट में क्या होगा, बी वाले पार्ट में दिस इज द लीफ विच इज हैविंग द सरफेस एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एक हफ्ते बाद देखा तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 5। जैसे यहाँ पे 5 बढ़ा था ना, इंक्रीज हुआ था, 5 से 10 हो गया था, तो यहाँ 50 है, तो 50 से कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा केस ए, ये है केस बी। दोनों में ही ग्रोथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा केस ए के बारे में, केस फर्स्ट। या पहले हम निकालते हैं क्या, दो तरह की ग्रोथ है हमारे पास, एक है एब्सोल्यूट और एक है हमारे पास रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालते हैं इसकी। सो फॉर दिस केस आई विल से, कैसे निकालूंगा मैं इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला होता है कि फाइनल ग्रोथ कितनी हुई है ना, फाइनल ग्रोथ कितनी हुई है माइनस में इनिशियल ग्रोथ कितनी थी, अपॉन में टाइम कितना लिया है। क्या बता सकते हैं कि फाइनल सरफेस एरिया कितना था, फाइनल सरफेस एरिया वाज 10 माइनस इनिशियल कितना था 5। हम सिर्फ इस वाली लीफ की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, इस वाले फर्स्ट केस की 5, और अपॉन में टाइम कितना है 1 वीक। दैट मीन्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ जो ये पर्टिकुलर लीफ शो कर रही है। सिंपल, ऐसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला। अब मैं आपसे पूछूं इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ मत बताओ मुझे, आप एक काम करो, आप मुझे बताओ इसकी रिलेटिव ग्रोथ क्या है। आपने कहा ठीक है सर, वो भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। निकालते हैं इसकी रिलेटिव ग्रोथ फॉर दिस पर्टिकुलर लीफ। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हम सिर्फ इस लीफ की बात कर रहे हैं, उसमें मत जाओ अभी, ठीक है। इसको देखो, इसकी निकालते हैं रिलेटिव ग्रोथ। कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है कि आप रिलेट कर रहे हो पिछले वाले से, है ना, अपने आप को रिलेट कर रहे हो पहले वाले के साथ। तो इस बार हल्का सा चेंज आएगा फॉर्मूले में, जो कि है ग्रोथ फाइनल वाली। फाइनल ग्रोथ कितनी है, क्योंकि भाई आपको जब भी चेंज निकालना है कितना चेंज हुआ है इसमें, एंड चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने फाइनल ग्रोथ में से इनिशियल ग्रोथ माइनस कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। लेकिन आपको पहले वाले के साथ रिलेट भी करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे इनिशियल वाले के साथ।
जस्ट टू कंपेयर कि भाई पहले कितना था और अब कितना हो चुका है, और आपको परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दो, निकाले तो कितनी होगी, फाइनल कितनी है, फाइनल इज व्हाट, फाइनल इज 10 माइनस 5 अपॉन में 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 100%। तो इसकी ग्रोथ कितनी हुई है 100%, और होनी भी थी यार, 5 से वो 10 बन चुका है, डबल हो गया अपनी साइज का, और जब वो कोई चीज अपनी साइज से डबल हो जाएगी तो उसने 100% ग्रोथ शो की है ना। आपने भाई लास्ट टाइम 50 मार्क्स स्कोर किया है और नेक्स्ट से आपने 100 मार्क्स स्कोर कर दिया, तो आपने अपना 100% दिया ना कि भाई देखो सिंगल से डबल कर दिया उस चीज को। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी सेम चीज हम निकालेंगे, ठीक है। पहली चीज क्या निकालेंगे, केस 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। केस 2 में हम निकालते हैं पहले क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ। कैसे निकालोगे, तो ये विल से, या प्रॉपर्ली लिख लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ। So here you will say, okay, हाँ, here you will say, here I will say कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना यहाँ पे 50 है और सॉरी 55 है, तो 55 है ना फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल सरफेस एरिया अपॉन में टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 55 माइनस में 50 अपॉन में टाइम कितना है 1 वीक, कितना ही वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। अब निकालते हैं इसकी रिलेटिव ग्रोथ, सॉरी हाँ, अब निकालते हैं सेकंड वाला पार्ट जो कि है इसकी रिलेटिव ग्रोथ। खुद से ट्राई करना है, एक बार कर लो फिर हम डिस्कस करेंगे इसको, नजर मार लो, जैसे हमने इसका निकाला ऐसे खुद इसका निकाल के देखो फटाफट से, डन है। एक्सपेक्टिंग कि आपने खुद से ट्राई किया होगा तभी आप इस वीडियो को आगे चला रहे हो, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, बिकॉज डिफरेंस इज ऑलवेज या चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन में शुरुआत में कितनी थी, बिकॉज वी वांट टू कंपेयर दिस टाइम, और इनटू में 100, तो कितनी आएगी फाइनल कितनी है 55 माइनस में 50 अपॉन में इनिशियल कितनी थी 50 इंटू में 100, तो इस बार कितना आएगा 10%, कितना आया 10%, ठीक है। 5 अपॉन में 50 10, हाँ ठीक है 10% आ गया। तो इस बार ग्रोथ कितनी है, सिर्फ 10% हुई है। और आप कंपेयर करो दोनों एग्जाम्पल्स को, एक बार आप कंपेयर करो, एब्सोल्यूट को छोड़ो, सिर्फ रिलेटिवली। तो इसने पहली बार से एक हफ्ते बाद ये डबल हो चुका था, लेकिन क्या ये डबल हुआ, नहीं, ये 50 था, 50 से अगर 100 हो जाता तो डबल होता, लेकिन ये 100 तो हुआ ही नहीं, तो सिर्फ 55 रह गया। तो इसलिए इसकी सिर्फ 10% ग्रोथ हुई है, इसकी 100% ग्रोथ हुई थी। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि कैसे निकालते हैं हम अपनी रिलेटिव ग्रोथ और आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। आइए इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है रिलेटिव ग्रोथ और क्या है आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो वी कैन से इट इज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मगर इट इज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम विद इनिशियल पैरामीटर, है ना। शुरुआत वाले को पे गौर फरमाते हुए अब वाली ग्रोथ को कंपेयर करना, इट इज द रिलेटिव ग्रोथ। तो शेयर वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो। और एक ये लास्ट टॉपिक बचता है हमारी आज की इस क्लास का, जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, आपके डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है ना, ऑल्दो इन द डिटेल लेक्चर इसके बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चार्ट ध्यान रखना है जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं ढेर सारे। अगर आना होगा तो वो इस टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं पहले वाले से नहीं आएगा, पहले वाले से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अभी कौन कौन से क्वेश्चंस बन चुके हैं, कहाँ कहाँ से बन चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। ये 3 स्टेप्स में होता है क्या है कि मान लो कोई एक सेल है जो कि डिवाइडिंग फेज में है, तो वी हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल। हम जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल ही वो सेल है जो डिवाइड करती है, तो इट इज हैविंग ओनली वन टास्क कि भाई मुझे डिवाइड करना है। तो हमने कहा ठीक है भाई डिवाइड कर ले, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम बचपन में क्या कर रहे हैं, बचपन में सिर्फ काम कर रहे हैं, है ना। यू आर डूइंग स्टडी स्टडी स्टडी, अब मतलब इस वाले टाइम पे अभी तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस और कुछ नहीं, सर मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो तुम पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसी वाले प्लांट में जो सेल्स डिवाइड कर रही थी उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम डिवाइड कर रहे हैं वो ठीक है, मगर इस समय प्लांट को जरूरत है ग्रोथ की। तो पहली बात, इसके जो प्लाज्मिक ग्रोथ होगी इसमें, इस मेरिस्टेमेटिक या फिर इस प्लांट के अंदर क्या होगी, प्लाज्मिक ग्रोथ होने वाली है। प्लाज्मिक ग्रोथ के बाद इलोंगेशन होगी, सेल्स इलोंगेट होना स्टार्ट होंगी। क्यों इलोंगेट होंगे, बिकॉज वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा,
और फिर वो सेल्स मैच्योर हो जाएंगी। मैच्योर का मतलब क्या है कि अब वो सेल एक काम करना स्टार्ट कर देंगी। अब वो सेल एक काम करना स्टार्ट कर देंगी एंड वी कैन से कि अब सेल का कौन सा वाला फेज आ चुका है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, और यही मैच्योरेशन फेज मतलब कि पहले वो डिवाइड कर रही थी, अब शायद वो वाटर कंडक्शन कर रही है, मतलब जाइलम बन चुकी है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या होगा, अब दो ऑप्शंस है, या तो वो सेल चुपचाप बड़ी हो, है ना, ग्रोथ करती रहे करती रहे करती रहे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसका लाइफ टाइम खत्म होगी और इसके बाद सेनेसेंस ग्रोथ आ जाए, मतलब क्या उसका बुढ़ापा आ चुका है, और बुढ़ापे के बाद क्या होगा, फाइनली आरआईपी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो सिंपली मर जाए, आरआईपी। ठीक है, डेथ हो जाए उसकी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड ये हो सकता है कि अब वही वाली सेल जब उस प्लांट को जरूरत पड़ रही थी कि यार मुझे अब डिवाइडिंग सेल्स वापस से चाहिए, कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, उस टाइम पे हमें डिवाइड करना है उस सेल्स को, तो यही वाली सेल्स कहते हैं कि ठीक है, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, मैं वापस आती हूं और मैं डिवाइड करूंगी। तो यही वाली सेल क्या करती है, वापस आके कौन से वाले फेज में वापस आ जाती है, ये सेल्स वापस आ रही है अपने फेज में, कौन से फेज में, डिवाइडिंग फेज में। और इस फेज को आप कहते हो, इस प्रोसेस को आप कहोगे भाई सेल अब क्या कर चुके हैं, डी डिफरेंशिएशन। द सेल इज डी डिफरेंशिएटिंग, और अब वो सेल जो है मैच्योरेशन फेज को छोड़ के अब वो कन्वर्ट हो चुकी है अपने वापस से डिवाइडिंग वाले फेज में। अब वो डिवाइड कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है, जितना काम करना था काम कर लिया, अब उसका वापस समय आ चुका है अपने घर वापस जाने का। तो घर वापस जाने का मतलब अब वही मेरिस्टेमेटिक सेल जो है क्या करेगी, अब वो सेल इस वाले फेज को छोड़ के वापस लौट जाएगी अपने मैच्योरेशन वाले फेज में, और फिर एक टाइम बाद तो वो मरेगी ना, तो मरने के लिए उसको इस फेज में तो आना ही पड़ेगा ना, ये तो नियम है जीवन का कि मरना तो है ही। तो अगर वो स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक थी, डिवाइड कर रही थी, वो बुढ़ापे में गई, बुढ़ापे से वापस बचपने में आ गई। अब बचपन में रहेगी तो वो जिंदा रहेगी हमेशा, अमर हो जाएगी, अमर तो हो नहीं सकती, तो उसको वापस से लौटना पड़ेगा अपने मैच्योरेशन वाले फेज में, और इस फेज को आप कहते हो रीडिफरेंशिएशन। सर ठीक है, तो आपने बता दिया कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। एग्जाम्पल तो दो, एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि मान लो एक सेल है, इसका कौन सा फेज है, मेरिस्टेमेटिक फेज है, तो कौन सी सेल हो सकती है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, या फिर आप कह सकते हो शूट अपाइकल मेरिस्टेम, कोई भी एक सेल है जो डिवाइड करती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस सेल ने डिवीजन वाले फेज को छोड़ के क्या कर दिया, मैच्योर हो गई, मतलब मैच्योरेशन फेज में आ गई, मैच्योरेशन फेज में आ गई। तो क्या प्रोसेस होगा, डिफरेंशिएशन। प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद क्या बना दिया, जाइलम बना दिया। मान लो क्या बना दिया, जाइलम, है ना, या फिर स्क्लेरेनकाइमा, या किसी भी सेल में वो कन्वर्ट हो चुकी है अब। ठीक है, तो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा कुछ भी उसने फॉर्म कर दिया है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमें पता लगा कि यार इस सेल की वापस जरूरत है इस वाले फेज में, तो वापस जाएगी इस वाले फेज में। एक तो ऑप्शन क्या था कि वो मर जाए आगे जाके, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं वापस जाती हूँ इस वाले फेज में, मेरिस्टेमेटिक वाले फेज में। फिर वो यहाँ पे आके क्या बनाएगी, यहाँ पे आके वो बनाने वाली है, ये थे प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी ये वाली स्टेम्स है। ठीक है, अब बना देगी वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। पढ़ा ना, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, जहाँ पे कैम्बियम वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो अब वो प्राइमरी जाइलम से क्या बन चुकी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन चुकी है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन। और फिर क्या होगा फाइनली, अब यही सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये लौट जाएगी अपने वापस वाले फेज में और बना देगी आपका सेकेंडरी जाइलम। दिस इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके, और ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, इनके हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनका डेफिनेशन क्या है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आगे आते हैं और बात करते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल है कि एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से
किसी भी प्लांट में अगर उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी, है ना। और एक ही टाइम पे दो दो अलग चेंजेस दिखेंगे, इसलिए हम इसे हेट्रोफिली भी कहते हैं। हेट्रो मतलब दो अलग अलग, फिली मतलब लीफ। तो लीफ दो तरह की दिखेगी, जैसे हमने देखा होगा धनिया, है ना। कोरिएंडर जो होता है उसमें क्या होता है, तो शेयर विल फाइंड कुछ एक ही कोरिएंडर के गुच्छे के अंदर आपको कुछ तो ऐसे वाले मिलते हैं और कुछ ऐसे वाले मिलते हैं। दिस इज अ जुवेनाइल फेस, दिस इज अ जुवेनाइल फेस एंड दिस इज अ मैच्योर्ड फेस। तो मतलब इसकी बॉडी के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, या कुछ इंटरनल चेंजेस ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से कुछ लीफ तो मैच्योर हो गई, कुछ लीफ अभी भी कैसी है, जुवेनाइल वाली फेज में, मतलब यंग फेज में। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोफिली। लेकिन किसकी वजह से हुआ ये, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। तो अगर कोई इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स कारण है, तो उसे आप कहते हो इंटरनल हेट्रोफिली, इंटरनल हेट्रोफिली, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स आप लिख लेना, कॉटन, कोरिएंडर या फिर लार्सबर्ग, ठीक है, लार्सबर्ग, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होगा, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, नीचे वाली देखो एक ही प्लांट है जिसमें नीचे की तरफ कैसी है, ब्राउन कलर की लीफ है और फ्लैट हो चुकी है, फ्लोटिंग वाला पार्ट बन चुकी है, ठीक है, एरियोला टिश्यू होंगे इसके अंदर। और दूसरी कैसी है, ग्रीन है, जो फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, भाई नीचे पानी है ऊपर हवा है ना, अब जिंदा रहने के लिए इसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, लेकिन नीचे वहां पे जिंदा रहना है तो उसको तैरना भी पड़ेगा। तो एक ही प्लांट में दो अलग अलग कंडीशंस मिल चुकी हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो अगर कोई एनवायरमेंट कारण है, अगर को एनवायरमेंट कारण है इसमें चेंजेस लाने के लिए, तो इन दैट केस, है ना, वो वाली हेट्रोफिली क्या होती है, एनवायरमेंटल या एक्सट्रिंसिक हेट्रोफिली। और इसमें एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, इसमें एग्जांपल्स आप लिख दो, रेननक्यूलिस इज द एग्जांपल फॉर एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल हेट्रोफिली, ठीक है। रेननक्यूलिस इज द एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, एनवायरमेंट की वजह से और दूसरा इंटरनल फेजेस की वजह से। तो आई होप दिस इज व्हाट यू आर डन विद दिस। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट किया है उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ हम बात कर चुके हैं ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ के फीचर्स पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ देख ली कि मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, इलोंगेशन और मैचुरेशन जोन क्या होता है। फिर हमने बात की थी आपके 3 टॉपिक की, जो कि थे आपके डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रे डिफरेंशिएशन। इसके अलावा हमने बात की है टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जो कि है ग्रोथ रेट किस किस तरह का होता है, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, रिलेटिव ग्रोथ या फिर आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। सो दीज आर द पार्ट विच वी आर डन विद। और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और आइए इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इस टॉपिक पे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो मैंने अभी तक आपको कराया ना, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नो, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको वही दिखा रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। कह रहा है व्हाट अकर ड्यू टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब जो है ये आते हैं। गिर्थ में इंक्रीज होता है, या फिर फॉलिंग ऑफ लीफ एंड द फ्रूट्स, या फिर सभी के सभी ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से होता है। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन किया होगा नाउ, है ना। पॉज द वीडियो, टेक योर 30 seconds एंड अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ एंड आई एम गिविंग यू द आंसर हियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सब की वजह से क्या होता है, एक प्लांट जो है अपने लाइफ साइकिल में लीव्स लेके आता है, फ्रूट्स लाता है, उसकी गिर्थ में इंक्रीज होता है ना, फ्लावर्स बनते हैं, सारे ही क्या है, इन्हीं के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट। एक जाइगोट से एक बड़ा सा प्लांट बन रहा है, उसके लिए कौन सी बात सही है। ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। देखें, तो मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन भी लिखवाई थी, तो वो लाइन ही थी एनसीईआरटी की। तो अगर वो लाइन ही है एनसीईआरटी की तो इससे क्वेश्चन बनना जायज है यार, है ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि प्रिसाइज एंड ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट, कि लाइफ शुरुआत कहाँ से होती है, एक जाइगोट से, लेकिन आगे जाती है अलग अलग फेजेस तक, और वो फेजेस कैसे हैं, सक्सेसिव इवेंट्स होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। अब देखो, इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल क्या है, लेकिन जब तुम 10 चैप्टर्स पढ़ चुके होगे ना, और 10 चैप्टर में से आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तब आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि सर ये क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, सवाल ये है कि उस क्वेश्चन को आप कितने टाइम बाद पढ़ रहे हो और कितना आपने उसको याद रख पाए हो, ठीक है। तो इसीलिए
चीज़ों को जब भी तुम कर रहे हो उसके अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ दो, ठीक है। हाँ, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है लिविंग बीइंग्स का। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट स्टिल वही सेम सवाल, अगर 10 चैप्टर के बाद पूछूंगा तो क्या ये क्वेश्चन उतना ही ईजी रहेगा। सोचिए, देखिए आंसर, द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है इन एक्सपेंशन ऑफ लीफ, लीफ जो है वो इतने से अगर इतनी हो जा रही है तो दिस इज नॉन एज स्वेलिंग, इम्बाइबिशन, या फिर आपकी डिफरेंशिएशन, या फिर ग्रोथ। व्हाट डू यू कॉल दिस? कि एक सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है ना, एंड व्हेन द साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग वी कॉल दिस, लीफ इज इंक्रीजिंग वी कॉल इट एज अ ग्रोथ, ठीक है। तो अगर साइज में इंक्रीज होना, लेंथ में इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना, ड्राई वेट, वेट वेट, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वो ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा था यूनिक एबिलिटी टू रिटेन द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यूनिक एबिलिटी टू रिटेन द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट्स, कि भाई हम वापस से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ये वाली कैपेसिटी क्या होती है? लाइफ टाइम डिफरेंशिएशन, एक्टिवेटर हार्मोन्स, क्लोरोफिल की वजह से, या फिर मेरिस्मेटिक एट अ सर्टेन लोकेशन। तो एक सेल वापस से डिवाइड कर पाती है किसकी वजह से? तो आई थिंक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा, है ना। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसको आप रिलेट करो, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ कैसी होती है? लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज का मतलब क्या है कि मान लो ये पूरा प्लांट है तो उसमें कुछ वाला पार्ट ऐसा है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और उसी की वजह से एक सेल जो डिवाइड कर रही थी, डिफरेंशिएट हुई, काम कर रही है, अब वापस से वो लौट सकती है डिवाइडिंग वाले फेज में, कि उस जगह पे अभी भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल लोकलाइज्ड है। इस वजह से एक सेल जो है वो अपनी कैपेसिटी को रीगेन कर सकता है ग्रोथ वाली। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ। आते हैं अगले सवाल पे। मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ मिलती है आपको? तो आई थिंक आपने अटेम्प्ट किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट में वो कौन करवाता है? नाइस, है ना, सोचो, देखिए आंसर। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपके लेटरल मेरिस्टेम भी करवाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम भी, और आपकी कॉर्ड कैम्बियम, ये सभी क्या है? गिर्थ को इंक्रीज करवाने के लिए या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेरिस्टेम इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट? प्लांट की ग्रोथ में इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन है? इलोंगेशन अलोंग द एक्सिस, डिफरेंशिएशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर ग्रोथ करवाना है तो ऑब्वियसली है ना, इलोंगेशन का ही पार्ट होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अगर ग्रोथ की जगह क्या होता है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेली ग्रोथ के लिए अकेली ग्रोथ ही काफी है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। सेलुलर लेवल पे, है ना, मैं इस वाले बात को काफी बार रिपीट भी कर चुका हूँ। आप पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए आंसर टुगेदर, आइए साथ में इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने कई बार ये डिस्कस भी किया है आपके साथ कि यार एनसीईआरटी बोलती है सेलुलर या यूनिसेलुलर, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ कहा गया है सेलुलर, मतलब एक सेल की बात हो रही है, और एक सेल में आप ग्रोथ कैसे मेजर करोगे? नंबर ऑफ सेल से तो कंपेयर कर नहीं सकते, बिकॉज सेल ही एक है ना। लेंथ भी इंक्रीज क्या ही होगी इसके अंदर, और इसका वेट ही कितना सा होगा, नहीं कर सकते मेजर, तो कैसे मेजर करोगे? तो आप इसे मेजर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोटोप्लाज्म। इसका प्रोटोप्लाज्म पहले कितना था और अभी कितना है, दैट इज हाउ यू कैन कंपेयर द ग्रोथ और मेजर द ग्रोथ इन अ सिंगल सेल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। से आप कंपेयर कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर सेल की ग्रोथ कितनी हो चुकी है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर मेजरिंग ऑफ ग्रोथ? इनमें से किस चीज, कौन सा ग्रोथ के लिए एक पैरामीटर नहीं है? देखिए आंसर, वेट वेट, है ना। ड्राई वेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कर सकते हैं, और लेकिन वेट वेट को आप नहीं कर सकते। एंड इवन सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगा मेरे ख्याल से ना। आई फील देयर इज सम काइंड ऑफ डाउट और समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, है ना। और लेट मी जस्ट टेल यू कि ये वाले ना, ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आप इन्हें हटा सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए सारे, ताकि आपको रिवाइज हो जाए वो क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब जो हमने पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए आई एम जस्ट डूइंग दिस मच क्वेश्चन। मगर इतने सारे सवाल नहीं आए हैं पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से, ठीक है। मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इस चैप्टर का? वो है आपका लास्ट वाला, जहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी यहाँ से एक दो क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर भी रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, है ना।
लीव दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग यू वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू हाउ मेनी सेल्स। वही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। थिंक फॉर द क्वेश्चन केयरफुली। देखें तो 17,500 टाइम्स जो है ना, इतने सेल्स जो है वो ग्रो करवा सकता है पर आवर में। अगला सवाल, क्लास सेल प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन। देखें दिस इज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। तो इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल पास कौन सा है, तो ये इलोंगेशन से दूर है और ये पास है, तो मैचुरेशन इज द जोन विच इज नियर टू द इलोंगेशन। अगला सवाल, इन अर्थमेटिक ग्रोथ अदर देन द डॉटर सेल व्हाट हैपन टू द अदर सेल। एक तो डॉटर सेल है और एक दूसरी सेल है। दूसरी वाली सेल क्या करने वाली है, दे अंडरगो मैचुरेशन या दे अंडरगो द डिफरेंशिएशन या बोथ ए एंड बी, या फिर दे अंडरगो टू डू द कॉन्टिन्यूस सेल ग्रोथ। देखें तो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। इट इज अ सिंगल सेल, ये एक बनाएगी और इसका एक दूसरा वाला पार्ट बनेगा। दिस इज द डॉटर सेल, ठीक है। डॉटर सेल जो है वो आगे फर्दर डिवाइड करेगी। दिस इज द सेल विच इज गोइंग टू कंटिन्यू टू द सेल डिवीजन। तो ये वाली जो सेल जो आगे फर्दर डिवाइड कर रही है, वी कॉल दिस एज अ डॉटर सेल। और ये जो मैच्योर हो चुके हैं, वी कॉल दिस एज अ डिफरेंशिएटेड सेल। तो एक वो सेल जो आगे फर्दर सेल डिवीजन करे उसे आप कहते हो डॉटर सेल, ठीक है, इन अर्थमेटिक ग्रोथ। सेकेंड, स्टेशनरी फेज क्यों आता है, इंक्रीज इन डिस्टेंस या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल की वजह से, नन ऑफ दीज। प्रीटी इजी है ना। तो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है वो ग्राफिकली कैसा ग्राफ शो करती है, एक लीनियर ग्राफ या सिग्मॉइड, बोथ वन बाय वन, या फिर स्ट्रेट लाइन। तो अगेन सवाल मेरा वही है कि यार इस क्वेश्चन को अगेन आप 10 चैप्टर की बात करोगे, क्या ये क्वेश्चन उतना ही ईजी रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट करके देखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट को आप सॉल्व कीजिए रोज, है ना। हर एक वीक कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर को जरूर उठाओ जो आपने एक हफ्ते पहले किया था। दिस इज द रूल टू स्कोर हाई इन एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, लॉग, लैग और स्टेशनरी फेज आता है। अगला सवाल, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कैन बी मेड बाय एब्सोल्यूट ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। लेट्स सी, है ना, हाउ मच यू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई दोनों ही, एब्सोल्यूट की बात करो या रिलेटिव की बात करो, दोनों ही ऐसी चीजें हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, आपकी ग्रोथ कंपेयर करती है, ठीक है, जो दोनों ही ग्रोथ कंपेयर करती हैं। तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव दोनों ही क्या बता रही है आपको, भाई पिछले वाली से अभी कितनी ग्रोथ हुई है, दोनों ही बता रही है, ठीक है, दोनों ही क्या है, ग्रोथ कंपेयर कर रही है। अगला सवाल, व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन। क्या होता है रीडिफरेंशिएशन, रीगेनिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, लूजिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड, या फिर लूजिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन या आफ्टर रीगेनिंग, या ऑल ऑफ दीज। देखें, ट्राइड बाय योरसेल्फ एंड देन लेट्स डिस्कस द आंसर टुगेदर। तो आपको पता है पहले क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, प्रोसेस डिफरेंशिएशन, इससे वापस आना इस डी डिफरेंशिएशन। तो मैच्योर सेल से वापस डिवाइडिंग वाले फेज में आना, अब डिवाइडिंग वाले फेज को छोड़ के वापस से मैचुरेशन फेज में जाना इज रीडिफरेंशिएशन। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी को छोड़ के जो हमने वापस से ले ली थी, तो रीगेन्ड डिवाइडिंग कैपेसिटी को छोड़ के मैचुरेशन में जाना इज रीडिफरेंशिएशन। तो लूजिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड आफ्टर रीगेनिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्लास्टिसिटी इन द प्लांट ग्रोथ मीन्स। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, सोचो एक बार खुद से, what is the meaning of plasticity? So we will say the plasticity means the plant growth is dependent on the environment. Plant की growth जो है वो डेवलप एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये वाले क्वेश्चंस जो है खत्म होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट वी हैव डन हियर, ठीक है। और अब हम आगे मूव करेंगे अपने अगले वाले सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।
टिल दैट पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दी गई होंगी, उन्हें चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसे सॉल्व कर लीजिएगा, और सेशंस रिपीटेटिव मोड में आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, और साथ ही साथ लाइव सेशंस भी जो आपके हो रहे हैं उसको ज्वाइन करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि यार कैसा लगा आपको ये सेशन। एंड टिल दैट पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk.